आईएसआई और पाकिस्तान की जो दूसरे कट्टरवादी संगठन है वो देश यानी भारत देश को नुकसान करने के लिए नेपाल की भूमि का उपयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस बार दहशतगर्दी के नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान ने नेपाल को रास्ता बनाया है और भारत में अपने जासूस भेजने की साजिश को अंजाम दिया है। पाकिस्तान अपने गलत इरादों से बाज नहीं आने वाला है। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले 4-5 महीनों से अगर आप देखेंगे विश्व का मानचित्र जो है पूरा ग्लोब जैसे उबल रहा है। चाइना में बाढ़, अमेरिका में, भारत की भी उत्तर की दिशाएं जो है वो जल प्लावित हैं। पॉलिटिकल भी अनस्टेबिलिटी कई देशों में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की हालत ख़राब है। बांग्लादेश में देख रहे हैं दंगों से क्या चल रहा है। लेकिन आप फिर पूछोगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए मैंने कहा था कि ये तो अर्ध विराम है, पूर्ण विराम नहीं, तो उसका क्या? यस, सितंबर के अंदर जो ग्रहण आने वाले हैं उसके बाद तो सब चीज़ें खुल करके आपके सामने आ ही जाएगी। लेकिन ये जो 24 जुलाई को अमावस्या गई है, उस अमावस्या के बाद जो ग्रह दशाएं वगैरह सब भी बता रही हैं, उसमें पाकिस्तान अपने गलत इरादों से बाज नहीं आने वाला है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आईएसआई और मुनीर की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज, ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजी उसने चेंज की हुई है। और नई स्ट्रेटेजी में वो भारत से सिर्फ कश्मीर के फ्रंट से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसने 4 फ्रंट खोल दिए हैं: नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और कश्मीर तो उसका है ही, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस नई स्ट्रेटेजी के फलस्वरूप क्यों ये स्ट्रेटेजी उसने बनाई है, उसका क्या प्रो एंड कॉन्स है, फ़ायदा है, नुकसान है, उस पर तो हम आएंगे ही। लेकिन सबसे पहले नेपाल से पाकिस्तान भारत पर कुछ करने वाला है। इसके लिए आप पहले ये क्लिप देख लीजिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस बार दहशतगर्दी के नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाने वाले मुल्क यानी पाकिस्तान ने नेपाल को रास्ता बनाया है और भारत में अपने जासूस भेजने की साजिश को अंजाम दिया है। नेपाल की तरफ से देखिए एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है भारत को, और मेरे हिसाब से इस वार्निंग को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कल को इस वार्निंग के बाद भी कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल भारत पे भी आएंगे कि हमने इस वार्निंग के बेसिस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जो है वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं और उसमें वो नेपाल को एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि नेपाल सतर्क कर रहा है भारत को कि हमें हमारी इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना मिली है कि आईएसआई और पाकिस्तान की जो दूसरे कट्टरवादी संगठन है वो देश यानी भारत देश को नुकसान करने के लिए नेपाल की भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि नेपाल और भारत की जो सीमा है वो बिल्कुल पोरस, जिसको बोलते हैं ना, खुला हुआ सीमा है। आपने देखा है कई पाकिस्तानी अंदर आ जाते हैं और यहाँ से बांग्लादेशी भी आजकल घूमकर नेपाल के रास्ते से आ सकते हैं। अब ये भारत सरकार, बीएसएफ और डिफेंस के जुड़े हुए विशेषज्ञ जो रहेंगे वही सरकार को बता सकते हैं कि इस बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने और उस पर नज़र रखने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जैसा अटैक कश्मीर के माध्यम से यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए अपने कश्मीर में उनके आतंकवादी आ जाते हैं, ऐसा नेपाल के बॉर्डर से दिख रहा है। दूसरा उसका कारण, पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन आईएसआई और ये जो कट्टरवादी हैं इन्होंने नेपाल और भारत की बॉर्डर पर कई मदरसे और कई मस्जिदें बनाई हुई हैं। ये ऐसे लैंड पर हैं जिस पर डायरेक्ट भारत भी एक्शन नहीं ले रहा है और नेपाल उसमें थोड़ा सा ढीला है। नेपाल की क्योंकि सरकारें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि उसकी राष्ट्र की नीति में वो स्पष्ट ही नहीं है कि उनको करना क्या है। भाई उनको सेक्युलर रहना है या हिंदू राष्ट्र रहना है, राजशाही में रहना है या लोकशाही में रहना है, क्योंकि सरकार उसकी निर्णयात्मक स्थिति में नहीं है और इसका फायदा उठा रहे हैं वो कट्टरवादी संगठन।
तो जो नेपाल के बॉर्डर पर मैं बता रहा हूँ मदरसे और मस्जिदें हैं, ये सिर्फ नेपाल के लिए नुकसान नहीं है, ये नुकसान भारत के लिए है। और विशेषकर भारत में भी जो स्टेट नेपाल की बॉर्डर से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े हुए दूसरे प्रदेश, उनको खतरा बहुत है। और यही नेपाल के मार्ग से होते हुए आईएसआई के एजेंट दिल्ली तक पहुंचते हैं और दूसरे शहरों तक पहुंचते हैं। तो इस बॉर्डर को पूरी तरह से निगरानी में रख करके, साफ सफाई कर करके जो भी किया जा सकता है करना बहुत आवश्यक है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 आईएसआई और मुनीर की। दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर उनके कट्टरवादी बांग्लादेश का रूट लेकर के भारत पर अटैक करना चाहते हैं। आप कहोगे कि वो खुद वहां से क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई इस बार इतनी मार पड़ी है उनको, इतनी मार पड़ी है कि उठने में उनको बहुत समय लग रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे अपने करतूतों के, इसलिए अटैक तो वो चालू ही रख रहे हैं। इसलिए नेपाल का मार्ग हो या बांग्लादेश का हो, म्यांमार का हो या पीओके वाले कश्मीर का हो, वो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब अपनी ये कुकर्म करना छोड़ेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। और इनको जितना मारो कम है। जब तक कि इसका सफाया नहीं हो जाता आतंकवाद का, तब तक बड़ा मुश्किल है। सफाया भी हो जाएगा समय सर, जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, वजीरिस्तान में हुआ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे हो रहा है, सिंध के अंदर अनरेस्ट है। पाकिस्तान अपने आप में बिल्कुल जिसको बोल रहे हैं टूटता हुआ फेल्ड नेशन हो चुका है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जिसको वो चेचक की बीमारियां होती है, वो इन्फेक्शियस होती है, जिसको इन्फेक्शन लगने की संभावना होती है, वो इन्फेक्शियस बीमारी वाला पेशेंट जब तक मरता नहीं है तब तक खतरा है कि दूसरे को भी बीमारी लग सकती है। तो पाकिस्तान इस पृथ्वी का एक ऐसा फेल्ड देश है जिसकी इन्फेक्शन कई देशों को लग सकती है और उसकी वजह से कई गड़बड़ियां हो सकती है। और कभी कभी राजनीति और जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं उसकी वजह से कई देश उनको जिंदा भी रखते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जिंदा रखना चाहता है, चाइना पाकिस्तान का दुरुपयोग करके उसको जिंदा रखना चाहता है, तुर्की भी अपना हाथ सीधा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हुए उसको जिंदा रखना चाहता है। अब ये अंदर बैठे पाकिस्तानियों को जब तक ऊपर वाला बुद्धि न दे, सद्बुद्धि न दे, तब तक वो समझेंगे नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन वो देर जब होगी तब होगी। फिलहाल हमारे लिए वो फफूंद परेशानी बनी हुई है। तो बांग्लादेश से, जैसे मैंने बताया, सीमावर्ती राज्यों से, वेस्ट बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, ये अटैक्स उस तरफ से होने की संभावना है। ये उनके स्लीपिंग सेल्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। और सारे डिफेंस के जितने भी लोग इस पर नज़र रखते हैं उनको बिल्कुल इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी के तहत उस जगह पे अनरेस्ट फैला रहा है। बिहार के इलेक्शंस भी आने वाले हैं और बिहार के इलेक्शंस को बाधित करने के लिए, उसमें अवरोध पैदा करने के लिए, जातीय समीकरण हो चाहे धर्म के आधार पर हो, ये बाड़े के लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और गड़बड़ करके भाग जाते हैं। तो सरकार को उसमें भी बहुत सतर्क और बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। नेपाल की बॉर्डर के लिए तो मैंने हमेशा कहा ही है कि ये बहुत ही खतरनाक रूट है। पिछले दिनों भारत में नेपाली समुदाय के कुछ लोगों के विरुद्ध में पुलिस ने दर्ज की हुई हैं कंप्लेंट्स। कुछ हिस्सों के अंदर नेपाली लूटमार करके भागे हैं, कुछ जगहों पर शायद मर्डर वगैरह की भी बातें सुनने को मिल रही है। ये सब बातें मैं एक हियर एंड से के आधार पे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये हो सकता है कि ये वही पाकिस्तानी हों जो अपना नाम बदल करके नेपाल के धर्म को, नेपाल के हिंदू नामों का इस्तेमाल करके यहाँ पर अराजकता फैला के भाग रहे हों। और चूंकि आपने परिचय में नेपाली पासपोर्ट या नेपाली आइडेंटिफिकेशन दिया है तो नेपालियों का नाम खराब हो रहा है। तो क्या इसका रास्ता कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर रहने वाले जो वास्तव में जेन्यून नेपाली हैं उनका दायित्व तो बनता है कि ऐसे डुप्लीकेट देशद्रोही नेपालियों को पकड़वा करके कानून के हवाले करें। और नेपाल का जो नाम खराब हो रहा है भारत देश के अंदर, उस नाम को ठीक करने की जवाबदारी भी नेपालियों की बनती है। नेपालियों का हमारे से शताब्दियों पुराना संबंध है, संबंध था, संबंध है और संबंध रहेगा। ये जो घटनाएं छुटपुट हो रही हैं उसको रोका जा सकता है अगर हम सतर्क हैं तो आप भी सावधान रहेंगे। अब आते हैं फोर्थ फ्रंट, चौथे फ्रंट पर। हमने बात की नेपाल की, बांग्लादेश की, पीओके कश्मीर वाला तो बात चली चुका था। म्यांमार की बात आते हैं। म्यांमार के अंदर भी आईएसआई के स्लीपिंग सेल्स हैं और वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान तो आप जानते हो, जिसके लिए पूरा कॉरिडोर की बात कर रहा है मोहम्मद यूनिस,
और अमेरिका, ये एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी रणनीति है जिसके तहत भारत को डिस्टर्ब करने के लिए एक मैप रूट है और रोहिंग्याओं को बहुत कम पैसे देकर के इस देश में अराजकता फैलाई जा सकती है। आप जानते हो भारत देश के अंदर अनऑफिशियली कई हजार रोहिंग्या भरे पड़े हैं, चाहे दिल्ली हो। पिछले दिनों गुजरात से भी कई बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को निकाला गया है। तो पूरे देश में जब तक सरकार एक विचार की होकर के इनको बाहर नहीं निकालती है, ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। आप अगर देखोगे ईरान से 40 लाख अफगानिस्तानियों को निकाला गया है। क्यों? क्योंकि ईरानियों का कहना है कि वो रहते तो हमारे देश में हैं, खाते भी हमारे देश में है और दोनों का धर्म एक है, इस्लाम। फिर भी वो ईरान की जानकारी लीक करके ईरान पर हमले करवाते हैं, इजराइल के लिए वो जासूसी कर रहे हैं। तो ये दिमाग में मत लाना कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। ये अपने देश और अपनी भूमि के लिए लड़ाई है। तो अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ पर है, पाकिस्तानी यहाँ पर है, रोहिंग्या यहाँ पर है, तो इस देश के संसाधन यहाँ के देशवासियों के लिए पहले होने चाहिए, न कि भगोड़े जो बाहर से आते हैं उनके लिए होने चाहिए। तो बिल्कुल ये सरकार की कड़क नीति होनी चाहिए इसमें कि अगर कोई रोहिंग्या है, अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई पाकिस्तानी है या दूसरे भी कोई देश का व्यक्ति है, उसको उसके देश रवाना कर देना चाहिए। मैं आप आम लोगों से भी कहूँगा कि 2 रुपया बचाने के लिए किसी रोहिंग्याई को, किसी बांग्लादेशी को काम देने की ज़रूरत नहीं है। सतर्क रहें, सावधान रहें। देश को इस समय जो हालात आप देख रहे हैं, ये कभी भी आपके साथ धोखा करके उनको भागने में समय नहीं लगता है। तो थोड़े सतर्क हो जाएं आप। कश्मीर के फ्रंट से तो आपने पिछली बार देखा था, पहलगाम की जो वारदात हुई है वो कश्मीर से हुई है और वो ट्रैफिक होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि वो भारत में आएगा, अब भारत में ऐसा तो है नहीं कि गए और फल तोड़ करके आ गए। उसके लिए जो संघर्ष है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय, मैंने कहा कि सब लोगों का स्टेक होता है। पाकिस्तान के साथ तुर्की भी खड़ा हो जाता है, अमेरिका भी है, चाइना भी है और उनको लगता है कि अगर भारत ने यहाँ पर अपनी बढ़त बना दी तो भारत सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाता है और भारत का अफगानिस्तान से जुड़ना ये अमेरिकन हित में भी नहीं है, चाइना के हित में भी नहीं है और दूसरे देशों के हित में भी नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके पाकिस्तान गलत है। अब तो चाइना ने भी उस बात को मान लिया कि उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमला किया वो गलत है। अमेरिका ने भी उस हमले की निंदा की कि जो किया वो गलत है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बेस्ड है, इसीलिए पाकिस्तान गलत है ये बोलने के लिए क्यों वो आगे नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हर एक के अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। अब पीड़ा भारतीयों की है, पीड़ा भारत देश की है, तो ये पीड़ा भारत देश को स्वयं से ठीक करनी होगी। उसके लिए जो भी पाना लगता हो, जो भी मतलब जो चाणक्य की नीति है ना, साम दाम दंड भेद छल बल कौशल, जो लगता है, तब जाकर के ये देश सुरक्षित होगा, तब जाकर के यहाँ शांति स्थापित होगी। और जो मुनीर के मगज के अंदर ये सब काला करतूत चल रहा है, भारत को डिस्टेबलाइज करना, भारत के अंदर ये विद्रोही किस्म की हरकतें करवाना, उस पर कुछ अंकुश लग सकता है। तो कुल मिलाकर के इंडिया पाक वॉर अगर होती है तो पाकिस्तान की इन्हीं गलतियों के कारण होगी। अगर पाकिस्तान का मुनीर सोचता है कि वो बांग्लादेश से हमारे ऊपर हमला करवा के बच जाएगा या म्यांमार से अटैक करवा के बच जाएगा या नेपाल के मार्ग से हिंदुओं को फर्जी बना करके अटैक करके बच जाएगा, नहीं। ISI के बहुत आगे है रॉ, और रॉ की आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं। अगर पाकिस्तान ने एक सुई भर की गलती की तो उसकी सजा उसको वो मिलेगी कि नक्शे से उसका नामो निशान दूर हो जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। आप अपने सावधानी रखिए, सनातन की यात्रा में बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए और वेबसाइट के माध्यम से तुम आपके साथ जुड़े हुए हैं। श्रावण का मास है, आप भी साधना में रहेंगे, हम भी साधना में रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।